सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाई सिटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाया करेगी। देखिए, मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए मैं डेली मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं हिस्ट्री के, स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इसे कंटिन्यू देखा कीजिए। और मैं बता दूं कि हिस्ट्री के इसके पहले भी मैं 15 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। इस आरआरबी के ऑलरेडी यहाँ पे 14 कर चुका हूं। इसके पहले भी मैं हिस्ट्री के 15 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका। अगर आप इस 29 मॉक टेस्ट को लगा लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके करीब करीब मैं बता रहा हूँ कि 80% से प्लस आपके हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के तैयार हो गए हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए प्राचीन और मध्यकालीन आप लोगों को दोनों कवर कर लिया गया है। ठीक है, आप लोगों को बच जाता है आधुनिक, और जो आधुनिक से संबंधित जो भारतीय इतिहास है, विदेशी जो इतिहास है उस वो संबंधित जो बच गए हैं जिससे क्वेश्चन, वो आप लोगों को कराया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इसे देख लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को और भी ज़्यादा मदद मिले। चलते हैं, हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर, बंगाल और पंजाब और अवध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्या दिया हुआ है? प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने, पूछ रहा है कहाँ पे अंग्रेजों के शासन की स्थापना किया था? उड़ीसा, अवध, बंगाल और बिहार। ठीक है ना, बंगाल क्या दिया और बिहार। तो इसका देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ? डी, अर्थात प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नदियों के जिले में, नदिया जिले के भागीरथी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, पूछा जाता है किसके द्वारा, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना के बीच में युद्ध हुआ और अंग्रेज विजयी हुए और बंगाल पर अंग्रेजी साम्राज्य का नींव डाली। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसे एक बार देख सकते हैं, वीडियोस पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिटेल ज़्यादा लंबा है, पढ़ेंगे तो ज़्यादा हमारा समय जाएगा, जिससे कि वीडियोस लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन का आंसर मैं जान के हिडन रखता हूँ, जिससे आप लोग पहले बताने की कोशिश करें। एक मॉक टेस्ट के रूप में है। अगर आप इसे बताएंगे पहले, खुद को आप भापेंगे कि कितना हम इसे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसके बाद से तो मैं बताऊंगा आंसर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जैसे कि हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्थात 23 जून 1757 को क्या हुआ था? तब प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है। चलते हैं, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है इसके बारे में बात कर चुके हैं। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो अभी जैसे हम लोग बताया किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्लासी की लड़ाई नदी तट, पूछा जा रहा है किस नदी के तट पर हुई थी? भद्रा, भागीरथी, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। आइए, क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, अर्थात भागीरथी। भागीरथी में प्लासी की लड़ाई कहाँ पे लड़ी गई थी? भागीरथी नदी पर लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि मुर्शीद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ पे कर दिया था? गरिया, मुरादाबाद, बक्सर, मुर्शिदाबाद। टीआरआरबी ग्रुप डी के ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। तो मुर्शीद कुली खान की बात कर रहा है। तो मुर्शीद कुली खान जो है ये औरंगजेब के पोते, क्या दिया हुआ है? अजू मुस्सान के मतभेद के कारण मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया। मुर्शीद कुली खां को 1717 ईस्वी में मुगल के शासक फरुखसियर द्वारा बंगाल के सूबेदार बनाया गया। यह मुगल सम्राट द्वारा नियमित अंतिम सूबेदार था। इसी के साथ बंगाल का वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दे दीजिएगा। एक बार वीडियो पॉज करके भी इसे दोबारा पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं, क्या दिया हुआ क्वेश्चन? हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिनमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु, मतलब दोनों के कॉमन शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। तो डिटेल क्या दिया हुआ? इसका राइट आंसर सी, अर्थात मराठाओं के। सन 1760 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर अली का शासक था। बाद में इसके उत्तराधिकारी कौन बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है, टीपू सुल्तान। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिनमें हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि 1769 ईस्वी पर हस्ताक्षर किए और ये दोनों अपनी उभयनिष्ठ शत्रु मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हो गए थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले बड़ा सामंती राज्य कौन था? श्रवणकोर था, मैसूर था,
हैदराबाद था, ग्वालियर था। देख रहे हैं किस तरह लेवल क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सी अर्थात हैदराबाद में भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य जो हैदराबाद था। स्वतंत्रता के पश्चात ऑपरेशन पोलो, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी के तहत इस राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, इलाहाबाद की संधि, सालबाई की संधि। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक अंग्रेजों तथा टीपू के मध्य लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के साथ साठगांठ व आरोपों को लगातार कार्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण किया। युद्ध के पूर्व ही कार्नवालिस ने निजाम व मराठों ने अपनी तरफ से मिला लिया और टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम 1792 ईस्वी में संधि करनी पड़ी, जिसके अनुसार टीपू को देख लीजिए कौन कौन सा पॉइंट है। आप लोग इसी वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। टीपू का आधा राज तथा 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध की क्षति के रूप में देने पड़े थे। याद रख लीजिएगा, 3 करोड़ रुपए उस समय की बात कर रहा है, इस समय की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तुरंत धनराशि देने पर टीपू को 2 पुत्र अंग्रेजों के पास बंधक रखे गए थे। ये भी देखिए, टीपू के आधे राज्य को निजाम मराठा व अंग्रेजों में बांट दिया गया था। देखिए ये 3 पुत्र, तीनों जो है बहुत ही भयानक बातें कह सकते हैं जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। ये अंग्रेज। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत ने सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वंडियार महाराजा का निवास था। मैसूर, लेह महल, मंतानचेरी महल, हम्पी। आइए देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं लेवल। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, एनटीपीसी का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाता है, किस किस क्वेश्चन को जीएस उठाता है ना, हर बार वो नया क्वेश्चन बना देगा, इतना समझ लीजिए। वो इसी क्वेश्चन में से, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसी क्वेश्चन में से वो नया क्वेश्चन निकाल देगा। जब तक आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ध्यान से उस चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम इसका राइट आंसर करते हैं डिटेल के साथ। क्या दिया हुआ है? ए, मैसूर भारत का सबसे बड़ा महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वांडीराय महाराज का निवास भी था। बाकी आप लोग डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं वीडियोस पॉज करके। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। मैसूर, बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, ये किससे संबंधित है? ये इस्लामी एवं मुगलिया वास्तुकला से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलते हैं अगला। देखिए अब हम लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ेंगे। हालांकि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, ये भी हिस्ट्री से जुड़ी हुई क्वेश्चन है। ठीक है, उनकी अर्थव्यवस्था संबंधित जितनी भी चीज़ें थी उसको देख लेते हैं हम। क्या दिया हुआ है? अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों और प्रांतों को विभाजित किया। बंगाल, बम्बे और मद्रास, जिन्हें कहा जाता है प्रेसिडेंसी, निर्वाचन क्षेत्र, परगना, सेक्टर्स। आइए डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि भारत के वर्तमान प्रांत, जिन्हें पूर्व काल में ब्रिटिश भारत के प्रेसिडेंसी तथा प्रेसिडेंसी कस्बे के रूप में जाना जाता था, ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों के प्रशासनिक भाग भी थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंसी के रूप में हम जानते थे। अंग्रेजों ने भारत क्षेत्रों प्रांतों को विभाजित किया था, बंगाल, बम्बे और मद्रास। ये पूछा जाता है किन भागों में विभाजित किया था, तो बंगाल, बम्बे और मद्रास 3 विभागों में विभाजित किया गया था। ऐसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? बाकी जो और भी डिटेल चीज़ें दी हुई हैं आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सन 1853 ईस्वी में पूछा जा रहा है कहाँ पे, कहाँ से कहाँ तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख रहे हैं ना, आरबी ग्रुप डी में नहीं, मैं बता दूं भाइयों, कम से कम ये हर एग्जाम में जहाँ भी देखेंगे, जिस एग्जाम को उठाकर देख लेंगे, जिस पेपर को उठाकर देख लेंगे, पिछले अगर 5 बरस के पेपर में उठाएंगे ना, हर एग्जाम के, चाहे कोई भी एग्जाम हो पूरे इंडिया के, उसमें आपको एक बार जरूर देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 एग्जामों को उठाकर देखेंगे। तो बात कर लेते हैं, तो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो थावे से लेकर बॉम्बे से लेकर थावे तक चली थी। किसके द्वारा चलाया गया था? ये डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे 4-5 पॉइंट बनते हैं, हम लोग देख ही लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है कि पहला रेल मार्ग कब चला था? 1853 को चला था। अभी हम लोगों को, जो हमारे लोग करंट अफेयर्स की वीडियोस देखते होंगे, तो उन लोगों को पता होगा, मैं बताया था कि 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल को क्या था कि क्या मनाया जाता है? हमारा रेल दिवस के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। ठीक है ना, इसी दिन 16 अप्रैल 1853 को पहली बार हमारी जो ट्रेन थी चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इंपॉर्टेंट है। कितने दूरी चली थी ये भी पूछा जाता है। तो 34 किलोमीटर चली हुई थी। याद रख लीजिएगा, ये एक भाप इंजन थी। और बात पूछा जाता है किसके द्वारा ये खींचा गया था, तो सिंधु और साहिबों ने इसे
खींचा था। याद रख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं कि ये कब से कहाँ तक चली थी, तो बम्बई से लेकर थावे तक चली थी। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी तमिलनाडु से किस राज्य की शुरू की गई थी? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आई डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो ए महाराष्ट्र। भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थावे के बीच में पहली यात्री रेलगाड़ी चली। मुंबई से थावे के बीच में चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी में 3 भाप इंजन सिंधु, सुल्तान व साहिब लगे हुए थे। याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसके द्वारा खींची गई थी मैंने पीछे बता दिया कि ये इस देखिए, ये किसी इंसान का नाम नहीं है। ठीक है, ये इंजन का नाम है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु, सुल्तान व साहिब 3 इंजन लगे हुए थे जिसके द्वारा खींची गई। ठीक है, और भाप इंजन एक प्रकार की थी। ठीक है, बाकी और बाकी जो भी पॉइंट थे हम लोग पढ़ ही लिए। महाराष्ट्र में ही यहाँ है बम्बई और थावे, आप लोग समझ सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ, कईयों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनटीपीसी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2016 में पूछा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बंगाल में किया गया। आई डिटेल के साथ हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत की सर्वप्रथम जो जूट थी मिल, वो बंगाल में स्थापित किया गया था। जूट का प्रथम कारखाना सन 1855 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल के श्री रामपुर के निकट में स्थापित किया था। बाकी और भी पॉइंट जो दिए हुए हैं आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिनमें 1 बीघा भूमि 5 कट्ठों में बोया जाता था। नील, कपास, गन्ना और जूट। तो जनरली ये चीज़ तो बहुत ही सामान्य तौर पर, इसी की वजह से क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा विरोध भी किया गया था। आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल भी इसका देख लेते हैं। पंचकठिया नामक व्यवस्था 1 बीघा जमीन की खेती से और 5 कट्टे की नील की खेती करना अनिवार्य बना दिया गया था, ये अंग्रेजों के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस व्यवस्था के में किसान बहुत परेशान थे। यह परेशानी विद्रोह के शक्ल की उभरी और राजकुमार शुक्ल की आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण 1917 किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। पूछा जा सकता है, ये तो पूछा, सभी लोगों को पता रहता है कि चंपारण कब हुआ, तो 1917 में हुआ। एक क्वेश्चन तो अपने आप में बन जाता है। चंपारण का जो सत्याग्रह तो किसके द्वारा किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो किसके द्वारा किया गया था? तो हमारे गांधी जी के द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि गांधी जी के द्वारा और किसके आग्रह पर किया गया था। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो रामकुमार शुक्ल के आग्रह पर किया गया था। तो ये अपने आप में भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजातदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर आइए हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया गया। इस व्यवस्था के अनुसार जमींदार को एक निश्चित राजस्व की राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष देनी होती है। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि को नहीं चुका पाते हैं, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार व उड़ीसा में शुरू की गई थी। 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू किया गया था। कौन सी व्यवस्था? तो जनरली हम लोग पढ़ ही चुके हैं इसके बारे में। क्या दिया हुआ है? डी, अर्थात अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था स्टार्ट किए गए थे। द्वैत शासन की समाप्ति के पश्चात सन 1772 ईस्वी में बंगाल की इजादेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सन 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल व उड़ीसा में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब स्टार्ट किया गया था? 1792 में स्टार्ट किया गया था और मद्रास, मुंबई में स्टार्ट किया गया था। रैयतवाड़ी की बात कर लेते हैं तो मद्रास व मुंबई में किया गया था, याद रख लीजिएगा। और अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बिहार, बंगाल व उड़ीसा में किया गया था। 2 पॉइंट बनते हैं, याद रखें। 1792 में मैं फिर से रिवीजन कर, रैयतवाड़ी में आप लोग इस वीडियो पास करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और फिर दिया महलवाड़ी व्यवस्था जो स्टार्ट किया गया था 1833 में किया गया था। अवध, आगरा व पंजाब के मध्य प्रांत में अन्य क्षेत्रों में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया? वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य व पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, इजादेदारी व्यवस्था, मालवाड़ी व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त। तो इसका राइट आंसर आइए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो जो मालवाड़ी व्यवस्था, अभी हम आप लोगों को बताएं कि मालवाड़ी जो व्यवस्था है ये कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1833 से स्टार्ट हुई थी। हम लोग इसका राइट आंसर देख चुके हैं। ठीक है,
देखिए 1830 में क्या हो गया, शुरू कर दिया गया था। मध्य प्रदेश, पंजाब वो कुछ हिस्सों में शुरू कर दिया गया था, लेकिन पूरा इसे लागू कर दिया गया स्पेशली रूप से जो अवध, आगरा, पंजाब और मध्य प्रांत जैसे क्षेत्रों में सभी जगह लागू कर दिया गया। 1833 में लागू कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ, रैयतवाड़ी व्यवस्था वर्ष शुरू की गई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए रैयतवाड़ी को जो दिया हुआ है, क्या अस्थाई बंदोबस्त जो दिया गया था 1792 दिया गया है, ठीक। जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या दिया गया, 1793 दिया गया है। और 1833 और 1830 भी देखने को जहाँ मिल जाए, आप लोग वहाँ पे मालवाड़ी व्यवस्था मार सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए और भी पॉइंट भी दिए हुए हैं, आप लोग इसे वीडियोस पॉज करके भी देख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को और मद्रास में शुरू किया गया था, बम्बई, पंजाब, कलकत्ता और उड़ीसा। तो आप लोग बता रहा हूँ, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट बनते हैं आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ये अर्थात बम्बई में स्टार्ट किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है किसके द्वारा इज्जेदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का एकाधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले लोगों को 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता था, ठीक है। तो आइए हम इसका डिटेल के साथ आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने एक नई भूमि राजस्व पद्धति लागू की। इसमें इसे क्या कहते हैं, इज्जेदारी प्रथा के नाम से भी जाना जाता था। हम लोग 3 प्रथा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। किस किस के बारे में, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त और मालवाड़ी व्यवस्था। अब यहाँ पे क्या दे, इज्जेदारी व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किसके द्वारा लगाया गया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा लगाया गया था। वीडियोस पास करके और भी डिटेल इसकी देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले, देखिए अब आधुनिक भारत शिक्षा का विकास हम लोग पढ़ेंगे। क्या दिया, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ लीजिए। यूपीपीसीएस का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। जो लोग यूपीपीसीएस के पेपर देंगे उन लोगों को पता होगा, जो पिछली बार भी हुआ इसी में ये क्वेश्चन जस्ट पूछा हुआ था, ठीक है। तो क्या बताया, ये आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भाई आइए हम लोग इसका बात कर लेते हैं। हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के द्वारा 1822 ईस्वी में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कब किया गया था, 1882 ईस्वी में किया गया था। थोड़ा सा बोलते बोलते थोड़ी सी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो किसके द्वारा किया गया, विलियम हंटर समिति का गठन किया गया था। कब, 1882 में किया गया था। हालांकि जो ये दिया हुआ है, जो शासनकाल किसका था, 1880 से 1884 तक शासनकाल किसका था, तो लॉर्ड रिपन का था। इसी के शासनकाल में 1882 में किया गया था। चलते हैं, और भी डिटेल दिया हुआ, आप लोग इसे भी देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में पश्चिमी शिक्षा व एवं अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए वकालत किसने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा के शुरू करने के लिए वकालत राजा राम मोहन राय को जाता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप हम लोग उस क्वेश्चनों को कवर करेंगे आगे चल के। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे किसका जो है, अंग्रेजी भाषा का शुरू करने का जो वकालत करने की शुरू किसके द्वारा गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, याद रख लीजिएगा, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा किया गया था। विष्णु क्या दिया है, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक व गोपाल गणेश अयंगर। और क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, महादेव बल्लान नाम जोशी व बाल गंगाधर तिलक व बीपी कलेंकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1884 में जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो व्यवस्था किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर और पॉइंट भी देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट वहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगला नंबर क्वेश्चन कि वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा। तो आइए हम देख सकते हैं डिटेल के साथ आंसर इसका। तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारण मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने धार्मिक तथा साहित्य संगठन का अहम योगदान दिया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान लीजिएगा, बाकी जो भी डिटेल है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था, 1855, 1835, 1833, 1857। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्थात 1835 ईस्वी में।
1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम का बनाया था। आइए हम लोग डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 के भारतीय परिषद का विधायी अधिनियम है। इसके द्वारा समाज में केवल उच्च वर्ग के अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान की जाती है तथा फारसी की जगह पर अंग्रेजी और न्यायालयों की भाषा बना दिया गया। अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और इन्हें सस्ते दामों में बेचा जाने लगा। अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करने के लिए, अंग्रेजी शिक्षाओं के प्रसार प्रसार करने के लिए ऐसा किया गया था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस सन में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। 1858, 1856, 1854, 1852। आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गठित बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तत्कालीन प्रावधान सर चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई में 1854 ईस्वी में भारतीय शिक्षा के एक व्यापक योजना की प्रस्तुति की जिसको वुड ऑफ डिस्पैच कहा गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है कि वुड ऑफ डिस्पैच का नाम कब लाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1854 ईस्वी में लाया गया था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों को अनुदेशों के माध्यम पर कब बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश ने भारत में अंग्रेजों के अनुदेश माध्यम से कब बनाया था। जनरली हम लोग इसका भी राइट आंसर देख ही चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1835 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले की पद्धति में प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार एवं राजनीतिज्ञ लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा के ब्रिटिश 1835 ईस्वी में क्या किया, भारत में अंग्रेजी भाषा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि विधि आयोग जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो भाइयों देखिए, इसमें मैं बता दूं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कराए गए हैं। लगभग मैं बता दूं कि 30 से 35 क्वेश्चन इसमें मैं कवर कराया हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो समाचार पत्र एवं पत्रिका से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए कल कराया जाएगा। मैं बता दूं कि आप लोगों की इसके पहले भी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए इसी तरह के, ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन ही लगाएंगे, इसलिए कि एनटीपीसी पेपर में अभी बहुत ज़्यादा समय है। ठीक है, अभी कोरोना की वजह से पेपर तो नहीं हो रहा है और भविष्य में हो सके तो और भी ज़्यादा ये डिले हो सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि अभी जो हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं, मैं इसके पहले मॉक टेस्ट करा चुका हूं 15 थे। और हिस्ट्री के मैं बता दूं जो आरआरबी के लिए स्पेशली जो करा रहा हूं, इसमें 14 में डाल चुका हूं, आज ये 15वां है। तो 15 ये हो गए, 15 ये हो गए। अगर आप 30 अगर हिस्ट्री के मॉक टेस्ट लगा लेंगे ना, अगर सिर्फ 25 क्वेश्चन ही, मैं 25 क्वेश्चन से किसी वीडियो में 30, 35, 40 तक क्वेश्चन भी है, अगर 25 क्वेश्चन के हिसाब से ही लेकर चले हैं तो आप 30 के हिसाब से इसको गुणा कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, 1000 क्वेश्चन से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ ऊपर हो चुके हैं, 1100 करीब क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग अगर इसे देखेंगे और लगाएंगे तो आप लोगों को खुद ही लग जाएगा कि हाँ यार, मेरी हिस्ट्री लग रहा है कि मैं हिस्ट्री के मतलब प्राप्त कर रहा हूँ, हिस्ट्री के अच्छी गुणों को प्राप्त कर रहा हूँ यहाँ पे वाईसीटी के चैनल पर ही आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी प्रकार की बुक्स को भी चाहते हैं तो वाईसीटी के ऑफिशियल साइट पर जाकर इसके बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से भी जाकर आप इसकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी प्रकार की जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।